हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं द टॉपिक ऑफ क्रॉप न्यूट्रिशन। ठीक है, इसके अंदर हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे कि प्लांट की बॉडी को ग्रो करने के लिए, डेवलप करने के लिए जो खाना प्रोवाइड करना है वो एक्चुअली में होता क्या है। ठीक है, तो देखो कई बार एग्जाम में हमको क्रॉप न्यूट्रिशन का डेफिनेशन पूछ लेता है एंड स्पेशली अभी जो हमारा पैटर्न चेंज हुआ है 2 मार्क्स में, दिस कुड बी अ गुड क्वेश्चन, राइट। तो एक बार देख लेते हैं कि हम एग्जैक्ट वे में इसको डिफाइन कैसे करेंगे। तो जब भी आप क्रॉप न्यूट्रिशन को डिफाइन करोगे आप इन 4 R's का यूज करना, ठीक है। अप्लाइंग न्यूट्रिएंट्स इन द राइट बैलेंस, इन राइट फॉर्म, इन राइट अमाउंट एंड एट द राइट टाइम। ठीक है, तो क्रॉप न्यूट्रिशन एक स्टडी भी है और एक प्रैक्टिस भी है, जिससे हम ये समझते हैं कि प्लांट्स कैसे अपने न्यूट्रिशन को अब्सॉर्ब करता है, कैसे ऑब्टेन करता है एंड उसके बाद उसको कैसे यूज करता है इन ऑर्डर टू ग्रो। ठीक है, तो जब हम प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर रहे हैं तो 4 चीजों का हमें बेसिकली ध्यान देना होता है, जो कि क्रॉप न्यूट्रिशन का बेस फॉर्म करता है। दैट इज फर्स्ट इज राइट बैलेंस ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, जो न्यूट्रिएंट जितनी क्वांटिटी में रिक्वायर्ड है, जितने अमाउंट में रिक्वायर्ड है, वो हम प्रोवाइड करते हैं। तो राइट बैलेंस एंड राइट अमाउंट। देन राइट फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट, न्यूट्रिएंट उस फॉर्म में प्लांट को हमें अवेलेबल कराना जरूरी है जिस फॉर्म में वो रीडली प्लांट एब्जॉर्ब कर सके। एंड एट द राइट टाइम, एट द राइट स्टेज ऑफ ग्रोथ हमें वो न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करना चाहिए। तो दीज आर द 4 कीज जो कि क्रॉप न्यूट्रिशन के बेस को फॉर्म करती है, जिससे कि एक हमें हेल्दी ग्रोथ एंड ऑप्टिमल यील्ड प्रोवाइड होगी। Now let's talk about criteria of essentiality. This was a concept given by Arnon and Stout in 1939. This was a very interesting concept क्योंकि इसमें हमें ये समझ में आता है कि हम किसी भी जो न्यूट्रिएंट है उसको एसेंशियल माने या नहीं माने। तो कोई भी न्यूट्रिएंट को एसेंशियल कंसिडर करने के लिए इट इज इंपॉर्टेंट कि वो इस 3 क्राइटेरिया को फुलफिल करे। ठीक है, what are those 3 criteria? Again, this is one of the most frequently asked questions ever, not just in fundamentals of agronomy, later on when we study soil fertility management and other topics, वहां पे भी this is a very important favorite question। तो इसको अच्छे से पढ़ना इज इंपॉर्टेंट एंड ऑल्सो जिस वे में मैं इसको समझा रही हूँ, दिस इज अ स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट फॉर योर आंसर एज वेल। तो द फर्स्ट criteria that a nutrient has to fulfill is necessity for completion of life cycle। ठीक है, तो जो भी आपका न्यूट्रिएंट है वो एसेंशियल तभी माना जाएगा जब उसके बिना प्लांट अपना वेजिटेटिव या फिर अपना रिप्रोडक्टिव फेज कंप्लीट नहीं कर सकता। तो जैसे कि नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी होगी तो उससे वेजिटेटिव फेज अच्छे से फुलफिल नहीं होता, स्टंटेड ग्रोथ होती है। तो इसीलिए नाइट्रोजन को हमने एक एसेंशियल एलिमेंट या एक एसेंशियल न्यूट्रिएंट माना है। द फर्स्ट क्राइटेरिया इज नेसेसिटी फॉर कंप्लीशन ऑफ लाइफ साइकिल। सेकेंड इज स्पेसिफिसिटी ऑफ फंक्शन। कोई भी न्यूट्रिएंट एसेंशियल तब माना जाएगा जब उसका फंक्शन कोई दूसरा न्यूट्रिएंट रिप्लेस नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल, क्लोरोफिल में जो रोल मैग्नीशियम का है, क्लोरोफिल फॉर्मेशन में जो रोल मैग्नीशियम का है, वो रोल कोई दूसरा एलिमेंट फुलफिल नहीं कर सकता। तो इसीलिए स्पेसिफिसिटी ऑफ फंक्शन इज अगेन second criteria, and then the third is direct involvement in plant metabolism। plant की metabolic activities like energy transfer, respiration, photosynthesis, उसमें ये particular element directly involved होना चाहिए, directly participate करना चाहिए। जैसे कि phosphorus energy transfer में participate करता है। तो ये 3 criteria अगर कोई भी element fulfill करे तो हम उसे कह सकते हैं that it is an essential element। ठीक है, दिस वॉज द क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी गिवन बाय आर्नन एंड स्टाउट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट प्लांट न्यूट्रिएंट्स। प्लांट न्यूट्रिएंट्स और उनकी क्लासिफिकेशन। प्लांट न्यूट्रिएंट्स क्या है? वो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस हैं जो हम प्लांट को प्रोवाइड करते हैं फॉर इट टू ग्रो टू इट्स फुल पोटेंशियल। ठीक है, दैट इज नोन एज प्लांट न्यूट्रिएंट्स। प्लांट न्यूट्रिएंट्स को हम क्लासिफाई कर सकते हैं ऑन अ लॉट ऑफ बेसिस, क्योंकि बहुत सारे प्लांट न्यूट्रिएंट्स हैं, लेकिन हम यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट 4 बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन स्टडी करेंगे, जिसके अंदर द फर्स्ट वन इज क्वांटिटी ऑफ न्यूट्रिएंट रिक्वायर्ड, द सेकंड वन इज मोबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट इन सॉइल, थर्ड इज मोबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट विद इन प्लांट। एक तो सॉइल में वो कितना सॉल्युबल है, सॉइल में सॉल्युबल होना, और उसके बाद उसकी वजह से उसकी मोबिलिटी, एंड देन प्लांट में वो कितना सॉल्युबल है, प्लांट की बॉडी के अंदर एक बार प्लांट में एंटर करने के बाद कैसे मूव कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा है, उसके बेसिस पे, एंड देन व्हाटएवर फंक्शन इट परफॉर्म्स इन प्लांट्स।
ठीक है, तो we will first talk about classification on the basis of quantity and it is very simple. There are two types of nutrients on the basis of quantity. जो ज्यादा quantity में required है that is your major nutrient या macronutrient, and the one that is required in lesser quantity is micronutrient. So macronutrients में there are basic nutrients जो कि आपके plant का base बनाते हैं, that is your CHO, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, जो कि प्लांट की बॉडी का फ्रेमवर्क बनाते हैं. 96% ऑफ द टोटल ड्राई मैटर ऑफ प्लांट इज बेसिक मेड ऑफ दिस बेसिक न्यूट्रिएंट ओनली. देन देयर इज प्राइमरी न्यूट्रिएंट अदर देन जो बेसिक न्यूट्रिएंट है, जो न्यूट्रिएंट सबसे ज्यादा क्वांटिटी में उसके अलावा जरूरत होती है जिनकी, दैट आर नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम, एंड दैट इज योर प्राइमरी न्यूट्रिएंट या प्राइमरी मैक्रोन्यूट्रिएंट. एंड सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स आर जो कि उससे थोड़े कम क्वांटिटी में रिक्वायर्ड है बट स्टिल लार्जर, कंपैरेटिवली लार्जर क्वांटिटीज में रिक्वायर्ड होते हैं, दैट आर कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड सल्फर. And then similarly micronutrients are the one which are required in very small quantities like manganese, iron, zinc, copper, boron, molybdenum, chlorine and sulfur. ठीक है, तो दिस वाज द क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी. वेरी सिंपल है ना, क्लासिफिकेशन बहुत सिंपल है. जो ज्यादा क्वांटिटी में रिक्वायर्ड है दैट इज मेजर या मैक्रो, एंड द वंस रिक्वायर्ड इन लेसर क्वांटिटी इज माइक्रो. द मेजर वंस कैन बी बेसिक, प्राइमरी एंड सेकेंडरी. तीन अंदर के उसके भी तीन क्लासिफिकेशन है. देन वी विल टॉक अबाउट on the basis of mobility और movement of nutrient in the soil. तो soil में nutrient को move करने के लिए उसकी movement क्या होगी, उसकी solubility पे depend करेगी. and then second is कि वो कितना reactive है. तो जो भी elements हैं वो जितने ज्यादा reactive होंगे clay complexes में जाके फंस जाएंगे और वो generally plant को absorb अच्छे से नहीं होंगे. तो these are less mobile ones. हालांकि जो मोबाइल न्यूट्रिएंट्स होंगे दे विल बी हाईली सोल्यूबल और वो क्ले कॉम्प्लेक्सेस के द्वारा एब्सॉर्ब नहीं हो सकते, जैसे कि आपका नाइट्रेट हो गया, सल्फेट हो गया, बोरेट हो गया, क्लोरीन हो गया. दीज आर मोबाइल न्यूट्रिएंट्स जो कि सॉइल में सोल्यूबल होते हैं और क्ले कॉम्प्लेक्सेस से रिएक्टिव नहीं होते. लेस मोबाइल वंस आर अगेन सॉल्युबल होते हैं बट कई बारी क्ले कॉम्प्लेक्सेस के साथ रिएक्ट कर जाते हैं, जैसे कि अमोनिया हो गया, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया. दीज आर लेस मोबाइल वंस. इमोबाइल न्यूट्रिएंट्स आर द वंस व्हिच आर हाईली रिएक्टिव और वो तुरंत क्ले कॉम्प्लेक्सेस के साथ रिएक्शन करके सॉइल में फिक्सेट हो जाते हैं. तो जैसे H2PO4 माइनस, HPO4 माइनस, Zn2 प्लस, कोबाल्ट, these are the ones जो कि सॉइल के अंदर मूव करते ही नहीं है. So this was the classification on the basis of mobility of nutrient in the soil. Then we talk about on the basis of mobility within the plants कि एक बार वो रूट से एब्जॉर्ब हो गया, प्लांट बॉडी को एंटर कर चुका है, अब प्लांट बॉडी के अंदर भी तो मूव करेगा जो न्यूट्रिएंट है, तो वो उसके बेसिस पे भी अगेन इट कैन बी हाईली मोबाइल या फिर लेस मोबाइल या फिर नॉट मोबाइल एट ऑल. तो हाईली मोबाइल में आ जाते हैं आपके NPK, Mg. इमोबाइल में आ जाते हैं आपके कैल्शियम एंड बोरॉन और बचे जितने हैं वो सब लेस मोबाइल हैं. ठीक है, तो ये याद रखना इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जो न्यूट्रिएंट हाईली मोबाइल होंगे जिसमें आपके NPK एंड Mg आ जाता है, दीज विल, इनका जो डेफिशिएंसी सिम्टम होगा, इनका मेजर एक्यूमुलेशन जो होगा वो ओल्डर लीव्स में होगा क्योंकि ये मूव कर सकते हैं. वाइल जो आपके लेस मोबाइल हैं वो क्योंकि मूव नहीं कर सकते इसलिए जनरली जो नए नए यंग लीव्स बनते हैं वो उसमें ही रह जाते हैं. तो उनकी डेफिशिएंसी सिम्टम्स हमको जनरली यंगर लीव्स में देखने को मिलेंगी. वाइल जो मोबाइल है ही नहीं, वो जो इमोबाइल है जिसमें दो ही है, कैल्शियम एंड बोरॉन, ये आपको देखने को मिलेगा सिंपली सिर्फ और सिर्फ कहां पे, आपके एपिकल पार्ट में, टिप वाले पार्ट में. जैसे रूट से एब्जॉर्ब हो रहा है तो रूट की टिप में ही ये रह जाएगा क्योंकि मूवमेंट इसके अंदर पॉसिबल नहीं है, मूव नहीं कर सकता, इमोबाइल है, तो वो रूट की टिप में. तो इसके डेफिशिएंसी सिम्टम्स हमको जनरली मेरिस्टेमेटिक पार्ट में देखने को मिलेंगे, रूट की टिप में देखने को मिलेंगे. तो याद रखना हाईली मोबाइल जो न्यूट्रिएंट्स है NPK, Mg, इनका डेफिशिएंसी सिम्टम मेनली हमको देखने को मिलेगा ओल्डर लीव्स में, लेस मोबाइल का यंगर लीव्स में, इमोबाइल का कैल्शियम एंड बोरॉन का कहां पे, एपिकल पार्ट में, रूट टिप में जनरली. Then other than essential elements there is one more type of element that we can study, that is beneficial nutrients. ठीक है, ये beneficial elements जो कि essential तो नहीं है लेकिन they can increase yield up to some extent, थोड़ा yield वो बढ़ाने के लिए काम आते हैं, जैसे कि सोडियम, सिलिकॉन, वेनेडियम, ये सब.
Now we are going to discuss forms of nutrient in soil, which is a very simple सा topic, not very frequently asked as well. देखो न्यूट्रिएंट जो है, जैसे नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन सिर्फ एक ही फॉर्म में अवेलेबल नहीं होता है. नाइट्रोजन अवेलेबल होता है NO3 माइनस यानी नाइट्रेट के फॉर्म में, NH4 प्लस यानी कि अमोनिया के फॉर्म में, N2, ये सभी फॉर्म्स में ये अवेलेबल है, नाइट्राइट के फॉर्म में ये अवेलेबल है. तो एब्जॉर्ब करने के इसके फॉर्म होते हैं, या तो अमोनिकल फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है या तो नाइट्रेट के फॉर्म में, और अनकंबाइंड ये प्रेजेंट होता है नाइट N2 गैस के फॉर्म में. ठीक है, सेम फॉस्फोरस के लिए H2PO4 माइनस HPO4 माइनस. ठीक है, सो दीज आर ऑल कंबाइंड, बस अनकंबाइंड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं आपके CHO, जो डायरेक्टली एटमॉस्फेयर से एब्जॉर्ब किए जाते हैं. तो ये चार्ट को आपको एक बारी याद कर लेना होगा. Now, the most important topic of today's lecture is going to be the function and deficiency symptom of the primary nutrients. जो भी न्यूट्रिएंट्स या मैक्रोन्यूट्रिएंट्स ओवरऑल के हम फंक्शंस को यहाँ पे डिस्कस करेंगे. तो ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपको आज नहीं तो कल अच्छे से पढ़ना पड़ेगा ही. ठीक है, क्योंकि सोच के देखो खुद ही, ये जो न्यूट्रिएंट्स हम पढ़ रहे हैं उसका इंपॉर्टेंस क्या है. हमें जब ये समझ में आएगा कि एक एक न्यूट्रिएंट क्या रोल प्ले करता है, एंड देन उसके साथ हमको ये चीज रिलेट करनी पड़ेगी कि उसकी डेफिशिएंसी से क्या हमको सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, तभी तो हम उसके बेसिस पे फर्टिलाइजर्स अप्लाई करेंगे, उसी के बेसिस पे तो हम उसका ग्रोथ डिटरमाइन कर पाएंगे. राइट, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हमको आज नहीं तो कल अच्छे से याद करना ही पड़ेगा. बेटर हम इसे अभी याद कर लें. तो ट्राई करना कि लेक्चर में साथ ही साथ अब चीजों को याद करते चलो. तो जो सबसे पहले है वो तो आपकी CHO है, जो मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि इसका फंक्शन बस ये है कि ये पूरी प्लांट बॉडी का बेस बनाता है. इनको फ्रेमवर्क एलिमेंट्स भी कहते हैं. और ये जो एलिमेंट्स होते हैं ये बेसिकली नॉन मिनरल एलिमेंट्स हैं, जो कि बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं किसके, मैक्रोमोलिक्यूल्स के. और सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके अंदर ये है कि 96% एक्चुअली ऑफ द टोटल ड्राई मैटर ऑफ प्लांट इज मेड बाय दीज. तो CHO का तो कुछ खास वो नहीं है. क्वेश्चन आपको जनरली देखो, अब इस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन आते हैं वो मैं पहले बता देती हूँ बिफोर स्टार्टिंग द टॉपिक. या तो आपको इंडिविजुअली नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस की डेफिशिएंसी सिम्टम्स बताओ, या रोल एंड डेफिशिएंसी सिम्टम्स दोनों बताओ, ऐसे पूछ लेगा. या तो आपसे पूछ सकता है कि जो सेकेंडरी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, यानी कि कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, उनके आप फंक्शंस और डेफिशिएंसी सिम्टम्स बताओ. या फिर एक क्वेश्चन पहले आ चुका है, दैट वाज कि ऑन द बेसिस ऑफ which part they affect, आपको उसके symptoms बताने हैं. तो this was a question that combined two concepts. ठीक है, एक तो mobility within the plant part और दूसरा ये symptoms वाला. तो ये दोनों टॉपिक को मिला के एक क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा आपसे. तो उसको आप कैसे आंसर करोगे, आप बताओगे कि जैसे NPK Mg है, तो ये जनरली क्योंकि ये मोबाइल नहीं होते, मोबाइल होते हैं तो इसलिए ये ओल्डर लीव्स में डेफिशिएंसी सिम्टम शो करेंगे. और कैसे डेफिशिएंसी सिम्टम शो करेंगे, तो फिर आप बताओगे नाइट्रोजन का ये होता है, फॉस्फोरस का ये होता है, पोटेशियम का ये होता है. तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं इस टॉपिक से. तो सबसे पहले हम लोग जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसको डिस्कस कर लेते हैं, दैट इज नाइट्रोजन. अब नाइट्रोजन मैंने पहले भी बता दिया एब्जॉर्ब्ड फॉर्म में कि ये नाइट्रेट के फॉर्म में या नाइट्राइट के फॉर्म में या फिर अमोनिया के फॉर्म में प्लांट एब्जॉर्ब करता है. और नाइट्रोजन को आप ऐसे समझो कि ये है सिंथेसाइजर या फिर ये है मेकर. तो ये ना क्लोरोफिल की सिंथेसिस के लिए जरूरी है, अमीनो एसिड्स के सिंथेसिस के लिए जरूरी है, प्रोटीन्स के सिंथेसिस के लिए जरूरी है, न्यूक्लिक एसिड के सिंथेसिस के लिए जरूरी है. तो ये बेसिकली नाइट्रोजन को आप याद रखना एज अ सिंथेसाइजर. ठीक है, तो जब आपको ये चीज याद रहेगी ना कि ये क्लोरोफिल के सिंथेसिस के लिए इंपॉर्टेंट है, अमीनो एसिड्स के सिंथेसिस के लिए इंपॉर्टेंट है, तो बाकी के पॉइंट्स आप खुद बना लोगे. जैसे कि क्लोरोफिल के सिंथेसिस के लिए इंपॉर्टेंट है, मतलब कि फोटोसिंथेसिस प्रमोट करने का काम करता है. अमीनो एसिड्स प्रोटीन्स बना रहा है, मतलब कि प्लांट का जो मेजर वेजिटेटिव ग्रोथ होगा वो इसी की वजह से होगा. एंड अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके अंदर आता है, इट इज अ नेसेसरी कंपोनेंट ऑफ विटामिन्स. तो आपको नाइट्रोजन के रोल्स में बस एक ही चीज याद रखनी है, दैट इट इज अ सिंथेसाइजर. फिर आप इससे पॉइंट्स डेवलप कर सकते हो. अब इसके अंदर डेफिशिएंसी सिम्टम्स अगेन याद करो कि नाइट्रोजन क्या है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम एंड मैग्नीशियम आर योर मोबाइल न्यूट्रिएंट्स विद इन द प्लांट, ये मूव कर सकते हैं. तो इनकी डेफिशिएंसी सिम्टम्स कहां देखने को मिलेंगी, ओल्डर लीव्स में. तो नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी सिम्टम होता है क्लोरोसिस. ओल्डर वाले जो लीव्स होते हैं वो येलो बनने लगते हैं, एंड देन क्योंकि ये वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल है, तो इसकी डेफिशिएंसी से स्टंटेड ग्रोथ, थिन स्टेम्स, पेल ग्रीन क्रॉप्स ये आपको देखने को मिलेगा. स्पेसिफिकली सीरियल्स में टिलरिंग रिड्यूस हो जाती है इसकी वजह से. तो नाइट्रोजन के अंदर आपको की पॉइंट याद रखना है, इट इज अ
synthesizer of chlorophyll, synthesizer of amino acids, proteins, nucleic acid and all. Then comes phosphorus. अब phosphorus के अंदर आपको याद रखने हैं 3 points, ठीक है? क्या क्या? First and foremost that it is the energy currency of plant. इसी पॉइंट से आप कितने सारे पॉइंट बना सकते हो पता है? जब आप ये जानते हो कि फॉस्फोरस इज द एनर्जी करेंसी, देन आपको समझ में आता है कि इट इज प्लेइंग द की रोल इन एनर्जी स्टोरेज एंड ट्रांसफर. एनर्जी के स्टोरेज में एंड एनर्जी के ट्रांसफर में की रोल प्ले करता है, यानी कि एटीपी प्रोडक्शन, एडीपी प्रोडक्शन के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है. अब क्योंकि इट इज द एनर्जी करेंसी, एनर्जी का स्टोरेज एंड ट्रांसफर करता है, तो जितने भी एनर्जी ड्रिवन प्रोसेसेस हैं, जैसे कि फोटोसिंथेसिस हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, सेल डिवीजन हो गया, इन सब में फास्फोरस इन्वॉल्व होगा, डेफिनेटली होगा. तो फर्स्ट पॉइंट और इंपॉर्टेंट पॉइंट आप याद रखना, एनर्जी करेंसी. दूसरा पॉइंट याद रखो, इट प्रमोट्स रूट डेवलपमेंट. ठीक है, रूट डेवलपमेंट के लिए, जैसे हम लोग उसमें नाइट्रोजन में समझते हैं कि वो वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, फास्फोरस स्पेसिफिकली रूट की डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है. एंड देन द थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज लेग्यूम्स में नोड्यूलेशन. जो नोड्यूल्स प्रेजेंट होते हैं ना लेग्यूम्स के रूट्स में, जो क्या करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं, उसके लिए भी फास्फोरस रिस्पॉन्सिबल होता है. तो बस 3 की पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, एक्चुअली 4. 3 तो आप ये याद रखोगे पहले रोल में कि एनर्जी करेंसी है, रूट डेवलपमेंट करता है, नोड्यूलेशन करता है. और आपको इसके डेफिशिएंसी सिम्टम में बस एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है कि इसका स्पेसिफिक डेफिशिएंसी सिम्टम होता है पर्पल डिस्कलरेशन ऑफ लीफ. तो एक्चुअली जब फास्फोरस की डेफिशिएंसी होती है ना, तो एक कंपाउंड होता है एंथोसायनिन नाम का, जो कि लीफ में एक्यूमुलेट होने लगता है, जिससे लीफ ना पर्पलिश कलर का दिखने लगता है. देन इसके अलावा जो डेफिशिएंसी सिम्टम्स है वो आप खुद से लिख सकते हो. रूट डेवलपमेंट प्रमोट करने का काम करता है, तो जब अगर ये डेफिशिएंट हो जाएगा मतलब रूट डेवलपमेंट सही से नहीं होगी. देन फोटोसिंथेसिस वगैरह के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो ग्रोथ स्टंटेड हो जाएगी, सीड डेवलपमेंट, फ्रूट डेवलपमेंट में प्रॉब्लम होगी. ये पॉइंट्स आप खुद से बना सकते हो. तो फास्फोरस के अंदर आप 4 की पॉइंट्स याद रखोगे, एनर्जी करेंसी, रूट डेवलपमेंट, नोड्यूलेशन एंड पर्पल डिस्कलरेशन. Then comes the third one, that is your potassium. पोटेशियम के अंदर भी आपको बस 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखने. पहला ये करता है स्टोमाटल रेगुलेशन, यानी जो स्टोमाटा होता है, लीव्स में जो स्टोमाटा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जिसके थ्रू गैसियस एक्सचेंज होता है और वाटर का एक्सचेंज होता है, वो स्टोमाटा की ओपनिंग और क्लोजिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है पोटेशियम. तो पोटेशियम की वजह से ही स्टोमाटा क्लोज रहता है, ओपन होता है और क्लोज रहता है, जिससे कि वाटर लॉस नहीं होगा. अगर पोटेशियम अच्छे से नहीं प्रेजेंट है लेट्स से, तो क्या होगा, तो आपको ये देखने को मिलेगा कि अगर मान लो स्टोमाटा प्रॉपरली क्लोज नहीं हो रहा है, तो उससे वाटर एस्केप कर जाएगा प्लांट की बॉडी से, तो ट्रांसपिरेशनल लॉस देखने को मिलेगा. और जब यही सही से फंक्शन करेगा तो प्लांट की वाटर यूज एफिशिएंसी बढ़ जाती है. देन क्योंकि स्टोमाटा ओपन एंड क्लोज करके वाटर लॉस को डिक्रीज करता है, तो ये ड्रॉट टॉलरेंस भी बढ़ाता है. एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इट इज अ को फैक्टर फॉर मोर देन 40 एंजाइम्स. को फैक्टर मतलब हेल्पिंग फैक्टर. ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे एंजाइम्स होते हैं जिनके लिए फंक्शन करने के लिए पोटेशियम जरूरी है. तो ऐसा ही कुछ एंजाइम्स होते हैं जो डिजीज रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं, उसके लिए भी ये को फैक्टर होता है. तो आप बस 2 पॉइंट अगर याद रखोगे कि ये स्टोमाटल रेगुलेशन करता है और एंजाइम्स के लिए को फैक्टर है, तो बाकी पॉइंट्स आप बना लोगे. और इसके डेफिशिएंसी से आपको देखने को मिलता है मार्जिनल क्लोरोसिस. इसको आप कैसे याद रखोगे, जैसे फॉर एग्जांपल एक लीफ है, ठीक है, अब क्योंकि इससे क्या हो रहा है, जनरली वाटर लॉस बढ़ रहा है, पोटेशियम की डेफिशिएंसी होगी तो प्लांट बॉडी से वाटर लॉस बढ़ेगा, तो वो साइड साइड से सूखना चालू करेगा, तो मार्जिन वाले रीजन में आपको क्लोरोसिस देखने को मिलेगी, इसलिए मार्जिनल क्लोरोसिस इसका मेजर डेफिशिएंसी सिम्टम होता है. इसके अलावा स्टेम्स वीक हो जाएंगे, वाटर लॉस बढ़ जाएगा, क्योंकि ये डिजीज रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है, तो डिजीज ससेप्टेबिलिटी बढ़ जाएगी इसकी डेफिशिएंसी से. तो these are the deficiency symptoms. तो ये आपका हो गया नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम. देन कम्स आपके सेकेंडरी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड सल्फर, विच आर अगेन वेरी सिंपल. देखो कैल्शियम एंड बोरॉन को हमेशा साथ में याद रखना. क्यों, देखो एक तो आपको पता होगा कि जो प्लांट होते हैं उनकी बॉडी का जो सेल वॉल होता है वो मिलके बनता है कैल्शियम पेक्टेट से. ठीक है, तो यानी कि कैल्शियम का पहला तो रोल ये हो गया कि ये सेल वॉल बनाता है, सेल वॉल का कॉन्स्टिट्यूएंट होता है. और सेल वॉल में भी जो कैल्शियम पेक्टेट है उसमें कैल्शियम का काम मेनली परमिएबिलिटी प्रोवाइड करना है, यानी कि कौन से सब्सटेंस को अंदर जाने देना है, कौन से सब्सटेंस को अंदर नहीं जाने देना है, वो करता है. तो क्योंकि ये सेल वॉल बनाता है तो सेल डिविजन, सेल इलोंगेशन सब में इसका रोल होता है. तो एक पॉइंट तो हो गया आपका ये.
दूसरा मैंने आपको बताया था इमोबाइल न्यूट्रिएंट्स जो प्लांट्स में मूव नहीं कर पाते, दोज आर कैल्शियम एंड बोरॉन। ठीक ठीक है। तो ये जनरली किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? जो मेरिस्टेमेटिक पार्ट होता है, जो एपेक्स वाला पार्ट होता है, या जो रूट की टिप वाला पार्ट होता है, उसकी ग्रोथ के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं, क्योंकि ये उसके अलावा और कहीं मूव नहीं कर पाते। तो कैल्शियम एंड बोरॉन बोथ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है। एंड देन अगेन थर्ड पॉइंट कैल्शियम के अंदर एक इंपॉर्टेंट ये है कि इट एक्ट्स एज अ बफर। ठीक है। तो ये एज अ बफर एक्ट करता है। बफर का मतलब होता है कि चार्ज को न्यूट्रलाइज करने का ये काम करता है ऑन एसिडिक मॉलिक्यूल्स। ठीक है। तो कैल्शियम के अंदर आपको कैल्शियम एंड बोरॉन दोनों में याद रखना कि सेल वॉल के कॉन्स्टिट्यूएंट दोनों ही होते हैं। एक्चुअली कैल्शियम पेक्टेट से बनता है, बट बोरॉन का भी रोल होता है। दूसरा ये कि ये इनका मेजर रोल जो है वो मेरिस्टेम एंड रूट टिप की ग्रोथ में होगा। अदर देन दैट कैल्शियम के लिए स्पेसिफिक पॉइंट है दैट इट एक्ट्स एज अ बफर। तो इसकी डेफिशिएंसी सिम्टम कहाँ देखने को मिलेगी? इसकी डेफिशिएंसी सिम्टम देखने को मिलेगी आपको मेरिस्टेमेटिक पार्ट में। तो इसकी डेफिशिएंसी से रूट डेवलपमेंट फेलियर देखने को मिलता है। और इससे डिसऑर्डर्स भी होते हैं, जैसे कि बेर इन बेर ओनली, बेर इज ब्लॉसम एंड रॉट, देन बिटर पिट ऑफ एप्पल, ब्लैक हार्ट ऑफ सेलरी, ये सब इसके डिसऑर्डर्स हैं। देन नेक्स्ट वन इज मैग्नीशियम। अब मैग्नीशियम जो है वो तो पता ही है आपको कि क्लोरोफिल प्रोडक्शन का की कंपोनेंट है। तो क्लोरोफिल प्रोडक्शन का की कंपोनेंट है, ये फर्स्ट पॉइंट याद रखना। दूसरा ये बहुत सारे एंजाइम्स का को फैक्टर, इतना आप याद रख सकते हो। अदर देन दैट वन थिंग दैट आई वुड लाइक टू मेंशन, याद रखो या नहीं, एक अच्छी चीज है ये कि एक होता है आपका फॉस्फोरस और एक होता है फेरस। उसकी यूटिलाइजेशन कि प्लांट बॉडी उसको कितने अच्छे से यूज कर पा रहा है और वो कितने अच्छे से प्लांट बॉडी में मूव कर पा रहे हैं, उसको भी मैग्नीशियम फैसिलिटेट करता है। ठीक है। तो मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी से होती है इंटरवीनल क्लोरोसिस। इंटरवीनल क्लोरोसिस का मतलब होता है जो लीफ है उसके वेन्स के बीच में येलो येलो पैचेस आपको देखने को मिलेंगे। तो एक यहाँ पे लूप होल ये है, ये इंटरवीनल क्लोरोसिस और भी कई सारे न्यूट्रिएंट्स के डेफिशिएंसी से होता है। तो ये एक पॉइंट आप याद रख सकते हो, फेरस, मैग्नीशियम, मैंगनीज, जिंक, सल्फर, सबकी डेफिशिएंसी से इंटरवीनल क्लोरोसिस देखने को मिलती है। एंड द लास्ट मैक्रो न्यूट्रिएंट इज सल्फर। तो सल्फर को याद रखना इज वेरी सिंपल, क्योंकि सल्फर में एक पॉइंट अगर आप याद रख लोगे, ये एक्चुअली नाइट्रोजन की एसिमिलेशन को रेगुलेट करता है। यानी कि अमोनिया को नाइट्रेट फॉर्म में कन्वर्ट करने वाले प्रोसेस में सल्फर का रोल होता है। यानी कि जितने भी पॉइंट नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी से रिलेटेड है, उतने सभी पॉइंट सल्फर की डेफिशिएंसी से भी रिलेटेड होंगे। और सल्फर भी मेनली क्लोरोफिल फॉर्मेशन के लिए जरूरी है, नाइट्रोजन एसिमिलेशन के लिए जरूरी है। इसके अलावा सल्फर में एक पॉइंट और आ जाता है कि ऑयल सीड्स में ऑयल फॉर्मेशन के लिए सल्फर रिक्वायर्ड होता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट माइक्रोन्यूट्रिएंट। तो इसको हम लोग क्विकली कवर अप करेंगे क्योंकि इससे जनरली ज्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। देखो, फेरस सबसे पहला माइक्रोन्यूट्रिएंट दैट वी आर डिस्कसिंग इज आयरन, फेरस। तो आयरन जो है वो एक हीम प्रोटीन होता है, उसका इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, पहला पॉइंट। दूसरा, क्लोरोफिल के सिंथेसिस में ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्लोरोफिल का हिस्सा नहीं है, क्लोरोफिल का पार्ट नहीं है, लेकिन फिर भी क्लोरोफिल के सिंथेसिस में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि जो एंजाइम्स क्लोरोफिल सिंथेसिस के लिए इन्वॉल्व होते हैं उसके लिए एज अ को फैक्टर ये काम करता है। तो एक चीज और याद रख सकते हो इसके बारे में आप, इसके डेफिशिएंसी से लीफ ब्रॉन्जिंग होती है, यानी कि लीफ में येलो ब्राउन ब्राउन स्पॉट्स आपको देखने को मिलते हैं। या फिर जब आयरन क्लोरोसिस होता है, यानी कि बहुत ज्यादा आयरन की डेफिशिएंसी होती है, तो उससे पूरा लीफ व्हाइट कलर का हो जाता है। ठीक है, दैट इज नोन एज आयरन क्लोरोसिस। देन कम्स बोरॉन। तो बोरॉन को मैंने कैल्शियम के साथ ही कवर कर लिया, सेल वॉल फॉर्मेशन में इसका रोल है एंड मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की ग्रोथ में इसका रोल है। लेकिन की पॉइंट इज कि कैल्शियम में हम एक एक्स्ट्रा पॉइंट ये पढ़ते हैं कि वहां पे वो कैल्शियम एक्ट एज अ बफर। ठीक है। और यहाँ बोरॉन में एक्स्ट्रा पॉइंट आप ये पढ़ते हो कि बोरॉन शुगर ट्रांसपोर्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो जनरली इसकी डेफिशिएंसी से टर्मिनल बर्ड्स की डेथ होने लगती है, रूट डेवलपमेंट फेलियर इसकी डेफिशिएंसी से भी होता है, और हॉलो स्टेम आपको देखने को मिलता है। देन कम जिंक। अब जिंक ओवर 300 एंजाइम्स को एक्टिवेट करने का काम करते हैं। जिंक का मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है आईएए फॉर्मेशन। तो आईएए क्या है? ऑक्सिन का एक टाइप है, इंडोल एसिटिक एसिड, जो कि इंटरनोड इलोंगेशन करता है, यानी कि दो नोड्स के बीच का जो लेंथ होता है उसको बढ़ाने का काम करता है। ठीक है। नोड्स क्या होती है? एक गन्ने को इमेजिन करो, जो उसका दो एंड होता है ना, वो एक नोड है। ठीक है, एक एक इतना बड़ा नोड है उसका, तो उसकी लेंथ को रेगुलेट करने का काम करता है आईएए, और उसका सिंथेसिस करता है जिंक। तो जिंक की डेफिशिएंसी से भी आपको स्टंटेड ग्रोथ, डिलेड फ्लावरिंग, ये सब देखने को मिलेंगी। देन मैंगनीज। मैंगनीज
के अंदर आपको याद रखना है कि ये वाटर स्प्लिटिंग एंजाइम बनाता है, जो कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में वाटर को स्प्लिट करता है, जिससे कि ऑक्सीजन का इवोल्यूशन होता है। ठीक है, तो इसकी डेफिशिएंसी से क्या हो रहा है, स्टेम जो है वो हार्डी एंड वुडी बन जाता है। देन मोलिब्डेनम, अब नाइट्रोजन सल्फर मोलिब्डेनम, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है आपके, क्योंकि मोलिब्डेनम अगेन नाइट्रेट रिडक्टेज यानी नाइट्रेट को रिड्यूस करने वाला और नाइट्रोजनेस बनाने वाले का कंपोनेंट होता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन एसिमिलेशन करता है, यानी कि जितने भी डेफिशिएंसी सिम्टम्स है अगेन आपके नाइट्रोजन से सिमिलर होंगे, लेकिन नाइट्रोजन को रिडक्टेज यानी नाइट्रोजन को रिड्यूस नहीं कर पाने की वजह से नाइट्रेट एक्यूमुलेट होता है, तो नेक्रोटिक स्पॉट्स आपको इसकी डेफिशिएंसी से देखने को मिलते हैं। देन कम्स कॉपर, copper is mainly responsible for redox reaction, chlorine for osmotic regulation and nickel mainly nickel hydrogenase and urease का एक component है। तो ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट आपके पूरे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है जिनको आपको याद रखना है। तो एक मैंने छोटा सा पोएम बनाया है उसके लिए, जो आप काइंड ऑफ लुक थ्रू कर सकते हो अगर आपको हेल्प करे तो, जिसमें मेजर मैंने जो चीजें हैं वो इन्वॉल्व की है। ठीक है, जैसे कि एक बार मैं इसे वो रीड करके आपको बता देती हूँ, और अगर आपको ये समझ में आता है, बेटर लगता है, तो आप इसको एक जगह पे लिख के रख सकते हो। अदर देन दिस मेक अ चार्ट। ठीक है, हमने अभी तक क्या क्या चीजें पढ़ी, नाइट्रोजन में की पॉइंट हमने पढ़ा कि सिंथेसाइजर होता है, फॉस्फोरस में हमने पढ़ा एनर्जी ट्रांसपोर्ट, रूट डेवलपमेंट, नोड्यूलेशन, पोटेशियम में हमने पढ़ा कि वाटर रेगुलेशन करना। तो जो एकदम की पॉइंट्स है ना, उसका आपको एक चार्ट प्रिपेयर कर लेना है, वो बस एक चार्ट प्रिपेयर कर लो, आप उसको बार बार नहीं भी पढ़ोगे ना तो भी आपको पॉइंट्स याद हो जाएंगे। सो दिस पोएम दैट आई क्रिएटेड, nitrogen grows leaves, proteins, green delight. Without it, vegetative growth takes flight. Phosphorus fuels root and nodule strong. Purple leaves show when it's gone wrong. Potassium opens stomata, fights drought and disease. Marginal yellow tip bring it to knees. Calcium builds walls and meristem tips. Root fail if it skips. मैग्नीशियम ग्रीननेस ब्लूम्स। देन मैंने बताया था मैग्नीशियम में एक पॉइंट आपको कि फॉस्फोरस एंड फेरस इट गाइड्स, इंटरविनल क्लोरोसिस इज व्हाट इट हाइड्स, सल्फर हेल्प्स नाइट्रोजन प्रोटीन मेक राइट, yellowing leaves show its light, ferrous forms heme chlorophyll 2, bronze leaves tells it cues, boron, boron के अंदर same points as calcium but it moves sugar, grows meristem, root die when it fails to dwell. Zinc is again important. Zinc wakes enzyme, IAA shines, intervenal chlorosis clearly signs. Molybdenum is important. Molybdenum fixes nitrogen, assimilation true, and necrotic spot marks its clue क्योंकि nitrate accumulate हो जाता है. And then next important one is copper. Copper helps redox, keep leaves green. ठीक है, तो this is जो important वाले हैं ये मैंने यहाँ पे mention कर दिए हैं, एक बार इसको देख लेना. So thank you everyone for being in this lecture till now. Thank you for watching.